Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट लेक्चर नंबर है आज हमारा 17 और चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है, जिसके अंदर एक्सरसाइज 3.4 पे हम पहुंच चुके हैं और 3.4 का जो आज मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है जी क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो काम किया था, तो मेरी कोशिश है कि कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करके दे दूं। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कहता है इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों केसेस में शो दैट ये साबित करें ए स्क्वायर इज़ सिमेट्रिक। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर रिकॉल कराने की ज़रूरत है तो मैं साइड पे उसकी डेफिनेशन का हिंट लिख देता हूँ कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर हमने दो कंडीशन गिवन है कि अगर ए सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो दो केसेस बना लेंगे। केस वन है जी इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, ए अगर सिमेट्रिक हो तो हमने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक देन, अगर ए सिमेट्रिक है देन क्या होगा, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह के सेव कर लेता हूँ, क्योंकि ए सिमेट्रिक है। ए अगर सिमेट्रिक है हमारे पास तो ये सिमेट्रिक का ही कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। अब ए स्क्वायर को सिमेट्रिक साबित करना है। नाउ टू शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अगर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज भी ए स्क्वायर आ गया तो ये साबित हो जाएगा कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूँगा ए बी होल ट्रांसपोज की, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कहाँ से ये रिजल्ट निकला, ये निकला ए बी होल ट्रांसपोज वाली डेफिनेशन से, उसका होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। तो अब इसमें बी भी ए है, ए भी ए है, तो पोजीशन चेंज हो भी सही तो पता नहीं लगेगा। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए, इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, ए। आप रीज़न देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ए इंटू ए क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर का जब ट्रांसपोज लिया, ए स्क्वायर का देखें लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज था, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया तो वो ए स्क्वायर के ही बराबर आ गया। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, कि ए स्क्वायर क्या है जी, सिमेट्रिक है। ये इससे जो है वो रिजल्ट निकलता है। इसको आप अच्छी तरह जो है वो देखें, इसमें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं सेकंड इसके पार्ट की तरफ चलता हूँ। सेकंड पार्ट तो ना बोलें कि दूसरा केस जो इसका बनता है, जिसके अंदर हमने ए स्क्यू सिमेट्रिक वाली जो कंडीशन है वो कंसिडर करनी है, तो मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। तो केस 2 बनेगा अब मेरे पास, मैं इसी को ही केस 2 बना देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। अब ए स्क्वायर यहाँ सिमेट्रिक था तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बाकी प्रोसीजर जो है मैं यहीं पे ही सॉल्व करने लगा हूँ। अब देखिए केस 2 में है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक हो तब भी हमने यही साबित करना है कि ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक होगा। ए स्क्वायर को स्क्यू सिमेट्रिक साबित नहीं करना, ए स्क्वायर को हमने सिमेट्रिक साबित करना है। इस केस में भी इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है
देन क्या होगा, आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन कहती है। ठीक है जी। तो अब हमने साबित करना है ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। नाउ टू शो दैट, ये लिख देंगे आप ए स्क्वायर सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेने लगा हूं। अगर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इस केस में भी ए स्क्वायर के बराबर आ गया तो यहाँ भी ये सिमेट्रिक साबित हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। फिर वही बात कि डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, आप रीज़न दे दें बाय डेफिनेशन कि भाई इसकी डेफिनेशन ही यही है, बाय डेफिनेशन। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। माइनस ए इंटू माइनस ए, नेगेटिव जब भी नंबर लिखा करें कोशिश किया करें ब्रैकेट में लिखा करें। तो ये क्या बन गया, ये फिर ए स्क्वायर आ गया, यानी उस केस में भी ए स्क्वायर आया था और इस केस में भी ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस इंप्लाइज दैट, ये जो मैं साइन डाल रहा हूँ ये इम्प्लीकेशन का है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो इसको अच्छी तरह देखें, अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आने वाली तो नोट करें और बाद में आप मुझसे पूछेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कि हमें कौन सा करना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट जो हमने सॉल्व करना है, बज़ाहिर देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही छोटा सा और आसान सवाल है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैंने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिया है तो मल्टीप्लिकेशन में ही उनसे गलती हो जाती है या मल्टीप्लिकेशन ही ठीक नहीं करते। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम्स में आ चुका है कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया ताकि इसको भी हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम है और उसके अंदर एंट्रीज जो है वो कॉम्प्लेक्स डाल दी गई हैं और ये चीज़ मालूम करनी है, यानी ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से। तो पहले ये चीज़ क्रिएट करते हैं क्योंकि ए तो मौजूद है, ये जनरेट करते हैं, ये जनरेट करके फिर ए को इससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले तो मैं ए कॉन्जुगेट जो है वो लेने लगा हूँ। ए कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट्स के, 1 माइनस अयोटा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा। ये आ गया आपके पास ए कॉन्जुगेट। अब ए कॉन्जुगेट के बाद हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ए कॉन्जुगेट लेने के बाद पहले उसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ मैं ट्रांसपोज अप्लाई कर देता हूँ, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, अगर ये कॉलम मैट्रिक्स था तो रो मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी इसके अंदर एक रो आ जाएगी, ये कॉलम को एक रो बना दे, 1 माइनस अयोटा और माइनस अयोटा। ठीक है जी। तो अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। फाइनली ये चीज़ मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से। तो ए क्या है हमारे पास, 1 प्लस अयोटा और अयोटा। ठीक है जी, ये ए आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा और माइनस अयोटा। देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन का जो कन्फर्मेबिलिटी है वो भी यहाँ कंप्लीट हो रही है कि इसके जितने कॉलम्स हैं उसके उतने रोज होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ जो है वो फुलफिल हो रही है। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। अब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। स्टूडेंट यहीं पर ही मिस्टेक कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस अयोटा। ठीक है जी, 3 कॉलम्स बने हैं, 3 कॉलम्स बने हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स में और 3 ही रोज बनेंगी। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, सेकंड रो है ये पूरी, बेशक एक नंबर है लेकिन पूरी रो है। 1 प्लस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 1 प्लस अयोटा, और 1 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम
सेकंड कॉलम से, यानी सेकंड रो 1 प्लस अयोटा, ये देख लें 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा क्या बनता है 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो ये बना 1 प्लस 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आया 2 आया। तो आप डायरेक्ट भी आंसर ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसको 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा लिखा, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन बाद में करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने फार्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, पीछे आके +1 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या बना 2 बना। ठीक है जी। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होने लगा, ये देखें 1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आंसर बनेगा माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर जो है वो 1 होता है, तो -1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अयोटा, रीअरेंज करके लिखें तो क्या बनता है 1 माइनस अयोटा। बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। ठीक है जी, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको आपने रफ में ही करना है और फाइनल आंसर जो है वो वहाँ पर लिखना है। अब आए जी सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा सिर्फ अयोटा बनेगा। ठीक है जी, अयोटा, ये सिर्फ अयोटा बनेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ज़रा देखें अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, ये बन जाएगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा प्लस 1, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस, तो ये 1 प्लस अयोटा लिख दें इसको, 1 प्लस अयोटा, स्टैंडर्डली यही है, अयोटा प्लस 1 लिख दें वो भी ठीक है, 1 प्लस अयोटा लिख दें वो भी ठीक है, स्टैंडर्डली 1 प्लस अयोटा लिखा होता है, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा है 1 प्लस अयोटा। ठीक है जी, आखिरी मल्टीप्लिकेशन रह गई है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, ये बना माइनस अयोटा स्क्वायर, तो आंसर इज 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है, एक नेगेटिव ये है +1 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ले जी, ये है जी आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इस सवाल को भी मैंने ज़रूरी समझा कि इसको मैं हल कर दूँ। ले जी, ये है जी आपका आंसर, इसको अच्छी तरह देख लें, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि हमें कौन सा करना चाहिए। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, बल्कि सॉरी एक्सरसाइज तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझने से पहले हमें एक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, तो वो है आज हमारे पास एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ECHELON फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एचिलॉन पढ़े एक्िलॉन पढ़े, प्रोनाउंसिएशन से कोई मैटर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है आज सिर्फ मैं आपको ये बता दूंगा, और ये कैसे बनाई जाएगी, उसके लिए क्या क्या ऑपरेशंस लगाए जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, सपोज कुछ डेफिनेशंस आपको बता दूं। सपोज मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 0 5 6 7, चलें जी इसको भी 0 0 0 7, चलें मैंने रफली एक मैट्रिक्स लिखा है आपके सामने। अच्छा, इसके अंदर 3 रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3, क्योंकि मैंने रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो मैं इसलिए रो की बातें आपको ज़्यादा करूँगा। तो किसी भी रो की, जैसे रो 1, किसी भी रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, या किसी भी रो का कह लें पहला नॉन ज़ीरो नंबर, जैसे इस वक्त पहली रो का पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये है, दूसरी रो का पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये है, पहला नंबर तो ये है लेकिन नॉन ज़ीरो नंबर ये है, और इस रो का पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये है। किसी भी रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ हो जहाँ भी हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जी, चले मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, लीडिंग एंट्री कहलाती है, लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो। उस रो की वो लीडिंग एंट्री होगी। जैसे इस रो की लीडिंग एंट्री ये है, इस रो की लीडिंग एंट्री ये है, और इस रो की लीडिंग एंट्री ये है। अच्छा जी, एक तो लीडिंग एंट्री की बात हमें समझ आ गई, पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो लीडिंग एंट्री होगा। अब एक डेफिनेशन देखनी है लीडिंग ज़ीरोज़ की। लीडिंग एंट्री से पीछे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे आपके, वो लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाएंगे।
यानी लीडिंग एंट्री से पीछे, इस तरफ पीछे जितने जीरोज होंगे, जैसे मैं कहूं कि इस रो का लीडिंग जीरो क्या है, इस रो में कोई लीडिंग जीरो नहीं है क्योंकि लीडिंग एंट्री से पीछे कोई नंबर नहीं है। और इस रो का लीडिंग जीरो को क्या है, ये है जी इस रो का लीडिंग जीरो, यानी यूं कह सकते हैं कि दूसरी रो में एक लीडिंग जीरो है और तीसरी रो में हमारे पास इस वक्त दो लीडिंग जीरोज हैं। ठीक है जी, दो लीडिंग जीरोज हैं, ये दोनों लीडिंग, जितने भी होंगे लीडिंग एंट्री से पीछे जितने भी आपके पास जीरोज होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, लीडिंग जीरोज कहलाएंगे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये तो 2-3 टर्म्स थी जो सीखनी थी। अब हम बात करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म कब होगी, कब कोई मैट्रिक्स हम कहेंगे कि ये इस वक्त एचिलॉन फॉर्म में है, उसकी मैं बात करने लगा हूँ। उसकी 3 शराइत हैं, उसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये 3 बातें पूरी हो रही हों तो आप कह देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है इस वक्त किसमें है जी, एचिलॉन फॉर्म में है। वो 3 शर्तें क्या हैं, मैं आपके सामने बुक में जो लिखा हुआ है रीड कर देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगी। बुक वाली वर्डिंग शायद आपको समझ ना आए। बुक में जो आपकी वर्डिंग लिखी हुई है उसमें सबसे पहली लाइन कहता है, इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन प्रोसीडिंग एंट्री। इस बात का मतलब समझ लें, ये जो पहला पॉइंट है इसका मतलब समझ लें सादा अल्फाज में। वो कहता है कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी रोज हैं, हर अगली रो में लीडिंग जीरोज पीछे वाली रो से ज्यादा होने चाहिए। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाया था 1 2 3 0 5 6 0 0 7। अब यहां पर लीडिंग जीरो कोई नहीं है, उससे आगे यानी नीचे का मतलब आगे प्रोसीडिंग रो, उससे आगे वाली रो में एक लीडिंग जीरो है और उससे आगे वाली रो में 2 लीडिंग जीरो है। हमेशा अगली रो में, अगली मतलब नीचे वाली रो में लीडिंग जीरो पीछे वाली रो से ज्यादा होने चाहिए। ये पहला पॉइंट यही कहता है, जो मैं लिख नहीं रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि हमेशा अगली रो में पीछे वाली रो से लीडिंग जीरो ज्यादा हो। जैसे यहां कोई नहीं है, यहां एक है, पीछे वाली से तो ज्यादा ही हुए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर कोई जीरो रो आ जाती है, जीरो रो का मैंने बताया नहीं है, बता देता हूं। जीरो रो ऐसी रो होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, जैसे ये इस वक्त जीरो रो, डेड रो बोल दें इसको, जीरो रो डेड रो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट अलाइव नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई जीरो रो आपके पास आती है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, अगर कोई जीरो रो आपके पास आती है तो वो लास्ट में होनी चाहिए। बुक वाला क्या कहता है, बुक वाला कैसे लिखता है, मैं वो भी पढ़ देता हूं। कहता है एवरी नॉन जीरो रो ए प्रोसीड्स इन जीरो रो इन इफ एनी। कहता है अगर कोई जीरो रो आ जाती है वो नॉन जीरो रो के बीच में ना हो, स्टार्ट में ना हो, सेकंड में ना हो, एक आए 2 आए लेकिन वो लास्ट में हो, उनके बाद कोई नॉन जीरो रो ना हो। ये आपकी दूसरा पॉइंट जो है ये कहता है। पहला पॉइंट क्या था कि सॉरी लीडिंग जीरोज जो है वो ज्यादा होने चाहिए हर अगली रो में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई जीरो रो आती है तो वो आपके पास लास्ट में यानी एंड पे होनी चाहिए। जी स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट जो कि कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो भी हमारी बुक के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि ये तीसरा पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हमारी बुक का ऑथर कहता है कि तीसरा पॉइंट भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि हर लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने पहले मैट्रिक्स बनाया था, ये लीडिंग एंट्री थी, ये भी लीडिंग एंट्री थी, ये भी, तो ये लीडिंग एंट्री 1 है, ये भी 1 होनी चाहिए, ये भी। वो कहता है कि हर लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। ये 3 शर्तें अगर कोई मैट्रिक्स पूरी करता है तो हम कहेंगे कि ये एचिलॉन फॉर्म में है। किसी भी मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाऊंगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के किसी भी मैट्रिक्स को
एचिलॉन फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ये 3-4 बातें जो मैंने बताई हैं ये बार बार सुनी हो, ताकि उस वक्त आपको बात समझ आ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, एचिलॉन फॉर्म बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।